नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम शुरू किया है, यानी SIR जिसको कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसका जो काम शुरू किया है, उसमें बीजेपी को जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं कि महागठबंधन के वोट बैंक को इससे चोट पहुंचेगी, अब वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ साफ कह दिया है कि नागरिकता की जांच करना गृह मंत्रालय का काम है, ना कि चुनाव आयोग का। और साथ ही आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड, इन सबको भी दस्तावेज की सूची में शामिल करने का सुझाव चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग अगर इस बात पर खुश हो सकता है कि उसकी वोटर लिस्ट अपडेशन की कवायद पर अदालत से रोक नहीं लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों की उपेक्षा चुनाव आयोग नहीं कर पाएगा और इसी में विपक्ष की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। यहां पर एक बात मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने PIL, जिन 11 अलग अलग दलों और संस्थाओं ने जो दाखिल की है PIL, इन याचिकाकर्ताओं ने कहीं भी इस पर रोक की मांग नहीं की है, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, वो संदेह के घेरे में है। इस मसले पर बिहार में पहले ही सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा और उसके बाद जो फैसला लेगा उसका असर केवल बिहार पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि अदालत में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के इस काम की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे और उसके अलावा अहम चिंता तो यही है कि चुनाव आयोग की इस कवायद से करोड़ों मतदाताओं के अधिकार छीने जा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर नागरिक सूची में न रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। यहां पे कह रहा है सुप्रीम अदालत कह रही है। आज की सुनवाई पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा है कि प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि चुनाव आयोग को मांगे गए दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। लोगों में यह डर था कि उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें शामिल करने का रास्ता दिखाया है, यह मनोज झा कह रहे हैं। वहीं बिहार कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बड़ी जीत, गोदी चुनाव आयोग की हार, बीजेपी की वोट बंदी हुई विफल, आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड मान्य। इधर प्रशांत भूषण ने कहा है, वरिष्ठ वकील हैं, आप जानते हैं प्रशांत भूषण को, वो कह रहे हैं कि बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बधाई। चुनाव आयोग जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज दिखाने पर जोर देकर बहुसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की धमकी दे रहा था, जबकि अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज हैं ही नहीं। वहीं बिहार बंद करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले वोट बंदी करने की चुनाव आयोग की गंदी नीयत को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। आखिर चुनाव आयोग को संविधान की किस धारा से नागरिकता तय करने का अधिकार मिला? उसे आधार को निराधार और खुद के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को खारिज करने की ताकत कहां से मिली? लोकतंत्र जिंदाबाद, जय संविधान। यह बात यहां पप्पू यादव ने लिखी है। विपक्ष की तरफ से आ रही ये
सारी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं दोस्तों कि अब बिहार में उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिल ही गई है। वहीं आज खबर आई है कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे भी इसके नुकसान दिखा रहा है, यानी एसआईआर का नुकसान बिहार में दिखा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आज है, उस अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है उस रिपोर्ट के अनुसार देखिए स्क्रीन पर है, बीजेपी की टेलीफोन आधारित सर्वेक्षण टीम के एक सदस्य ने इस अखबार को बताया है कि एसआईआर ने हमें गलत रास्ते पर धकेलना शुरू कर दिया है। जब भी हम मतदाताओं से फोन पर बात करके यह जानना चाहते हैं कि वे बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं और वे बीजेपी को उनके सपने साकार करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो अधिकतर लोग एसआईआर और बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के कारण बीजेपी से अपनी राय और अपेक्षाएं जानने के लिए संपर्क किए गए 10 में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी के प्रति अपनी भड़ास खुलकर निकाली। चुनाव से पहले ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ये बात यानी 60 to 70% लोगों ने भड़ास निकाली है बीजेपी के खिलाफ। टेलीफोन आधारित सर्वेक्षण और ये बीजेपी ने करवाई है, ये सर्वे करवाया है बीजेपी ने, और उस पर जो खबर बनी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी एसआईआर के कारण, जो वोटर पुनरीक्षण के कारण जो यहां पर गड़बड़ हो रहा है, बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, वो यहां पे है। इस बीच हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कहा। यहां पर अलग अलग पॉइंट्स में हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि हमें पहला पॉइंट देखिए, एसआईआर का काम पहले शुरू करना चाहिए था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह काम आप बाद में कर रहे हैं, पहले शुरू करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अगर आप मुझसे मांगते, यहां जस्टिस धूलिया ने कहा कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट मुझसे मांगते तो मैं भी नहीं दे पाता, मेरे पास भी नहीं मिलेगा ये जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं। तीसरा, हमें इस बात से में संशय है कि आपने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। चौथा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। पांचवा पॉइंट जरा स्क्रीन पर ले आइए। पांचवा पॉइंट, इस स्पेशल रिवीजन को विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है और इसे चुनावों से अलग क्यों नहीं किया जा सकता, यह सवाल, यह बात यहां पर रखी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। छठा पॉइंट, हम इस मामले की सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद 28 जुलाई को करेंगे, तब तक आप ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश नहीं करेंगे। ये 28 जुलाई को अगली सुनवाई, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची, ये 2 जजों की बेंच, और इसने आज जो यहां पर ऑर्डर दिया है वो आपको हम बता चुके हैं। लेकिन यहां पर जो सुझाव दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी ने बिहार में फायदा उठाने के चक्कर में करा लिया है खुद का बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, लेकिन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसा चुनाव आयोग। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को बढ़त कैसे है, इन तमाम मसलों पे हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी। आप तीनों का स्वागत, इस्तकबाल है। थोड़ी देर बाद पटना से जुड़ेंगे हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी, आप जानते हैं कल से पटना में हैं और पटना से वो जुड़ेंगे। वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं आज की इस पूरे घटनाक्रम पे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे, इस पर समीर जी से हम बात करेंगे, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन 3 हमारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट वो सारे जवाब, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग वो सारे जवाब नहीं दे पाया जो हम लोग पिछले कई दिनों से डीबी लाइव में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा जिसकी कर रहे थे कि नागरिकता देने तय करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम गृह मंत्रालय का है, आपका नहीं है। आपको केवल सुनिश्चित करना है कि वोटर आईडी बनाने से पहले वो नागरिक है या नहीं है, और उसका भी जांच, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो मतदाता की नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुझाव में वोटर आईडी और आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी जोड़ा जाए। अब ये अगर चुनाव आयोग मानता है
तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि विपक्षी पार्टियों को, मीडिया को इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कुछ संशय है राजीव जी। पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है ये, अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट इसको आदेश में परिवर्तित करता और कहता कि इसको आप इंक्लूड करो। और संशय किस बात से है? संशय इस बात का है राजीव जी कि आप फरवरी महीने में याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया था, और वो आरोप ये लगाया था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ लोगों को बंगाल का वोटर बनाया गया और डुप्लीकेट वोटर आईडी इशू कर दी गई। उन्होंने वो वोटर आईडी भी दिखा दी थी। ममता बनर्जी ने एक और आरोप लगाया था साथ साथ, जिसकी चर्चा कम हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़ी हुई एक संगठन, एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स, जो बीजेपी के चुनाव प्रचार का काम देखता है, उसका हाथ है ये सब करने में। ये ममता बनर्जी का आरोप था। अब आते हैं बिहार में। देखिए, वोटर आईडी ममता बनर्जी को कैसे पकड़ में आए? पकड़ में ऐसे आए कि वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन का एपिक था, उसको पकड़ा। अब इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब गायब कर दिया इलेक्टोरल रोल के रिवीजन से। यानी अब अगर जो नए मतदाता जोड़े जाएंगे, उनकी सत्यता की जांच केवल और केवल इलेक्शन कमीशन कर पाएगा। वो बड़ा मुश्किल काम होगा। तो यानी बहुत सारे मतदाता हट जाएंगे और तमाम सारे नए मतदाता जुड़ जाएंगे, जिनके बारे में जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरा संशय ये है कि शायद फरवरी महीने में जो ममता बनर्जी ने खुलासा किया, उसी के बाद ये योजना बनी है चुनाव आयोग के इस SIR की, कि इसमें से वोटर आईडी और राशन कार्ड और आधार कार्ड को गायब करो, ताकि उसको ट्रैक ही न किया जा सके कि नए मतदाता कौन है, वो हरियाणा के हैं कि महाराष्ट्र के हैं कि बोगस हैं, कौन है। ये बड़ा एक टेढ़ा सवाल है जो चिंता जो है वो पैदा करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए था आज कि आप इसको मैंडेटरी करें, आधार कार्ड को या राशन कार्ड को या जो भी डॉक्यूमेंट जो नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। जी राजीव जी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और तीसरा जो है वोटर आईडी कार्ड, दरअसल ये तीनों पॉइंट रखे थे अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ये तीनों आप मैंडेटरी कीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी का कहना था कि राशन कार्ड को रहने दीजिए, इन दोनों पर विचार कर सकते हैं। यानी यहां साफ साफ दो बातों पर, यानी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड पे, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां साफ साफ कहा कि वो आधार कार्ड जो है वो भारत के नागरिकों की पहचान का सबसे ठोस आधार है। पंकज जी, सबसे ठोस आधार है आधार कार्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का वहां वक्तव्य था इस दलीलों के बीच जब बहस चल रही थी उस समय, और इसलिए इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। और साफ साफ जस्टिस धूलिया ने कहा कि मुझसे अगर आप मांगेंगे, ये जो 11 मांग रहे हैं, एक नहीं दे सकता मैं, मेरे पास भी इसमें से कई नहीं होंगे, तो मैं खुद नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तीसरी बात यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कही कि आप नागरिकता जांच मत करने की कोशिश मत कीजिए, नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है, पहचान पत्र लीजिए और वोटर आईडी बनाइए, नागरिकता जांचने का अधिकार आपके पास नहीं है। आपकी टिप्पणी पंकज जी, कैसे देखा जाए इसको? और यहां से 28 तारीख की तरफ अगर बढ़े तो एक सप्ताह में अभी एक हलफनामा भी देना है सुप्रीम कोर्ट में कि आगे कैसे कर रहे हैं, क्या वोटर आईडी कार्ड और ये आधार कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, ये सब कुछ भी अभी बताना है एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग को। यहां पर चुनाव आयोग से जितने सवाल आप भी देखे होंगे, हम लोग तो लगातार लाइव किए, पहले हाफ में दूसरे हाफ में भी, जितने सवाल दागे गए, एक समय तो ऐसा लगा पंकज जी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये बेंच के जो दोनों जज हैं वही वकालत कर रहे हैं
ऐसा भी लगा। वही वकालत करे, नहीं हो जी, जी, ये भी लगा, बिल्कुल यही लग रहा था। और चूंकि यहाँ पे सवाल ऐसा, ये एक ऐसा मामला है जहां पे कोई भी आम नागरिक, वो वकील हो ना हो, हम वकील नहीं हैं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना जानता हूं कि मेरा अधिकार क्या है, मेरे लिए आधार कार्ड क्या है। और ये सवाल तो बिहार की जनता और पूछेगी, कल को हम पे भी आ सकता है, आप पे भी आ सकता है। जी पंकज जी, देखिए क्या है कि आधार जो है, आधार पे ये लोग फंसे हुए हैं। आधार पे इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आधार एक ऐसी पहचान है जो आपकी आंख की पुतली का जो है और जो आपकी उंगलियों के छाप है उससे बनता है। यानी ऐसा माना जा सकता है कि एक व्यक्ति के दो आधार नहीं बन सकते हैं यदि आप नकली ना बना लें। एक वो यूनिक है। यदि एक व्यक्ति के दो आधार नहीं बन सकते हैं तो उस आधार के आधार पर बनाई हुई मतदाता सूची में आप एक व्यक्ति को दो नाम से शामिल नहीं कर पाएंगे। आप इस गणित को समझिए। जी भाई, चुनाव आयोग पहले चाहता था कि आधार से जोड़ दी जाए मतदाता सूची। उसका एक फायदा होता कि कोई डुप्लीकेट मतदाता ही नहीं बन पाता। ये चुनाव आयोग का ही बयान था, ये चुनाव आयोग का ही बयान था, चुनाव आयोग का बयान था जी, उनका बयान था। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए इस पूरे मसले में देखिए कि हमारे देश में, हमारे पास में जो इस समय सबसे सशक्त एक नागरिक की पहचान का दस्तावेज है वो आधार ही है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का जो नागरिकता सर्टिफिकेट होता है वो आपको बायोमेट्रिक से ही बन रहा है। अब राशन कार्ड को आइए, आप राशन कार्ड को क्यों मना कर रहे हो भाई? राशन कार्ड तो आपका सबसे बड़ा ताकतवर दस्तावेज है क्योंकि आप उसके आधार पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। और राशन कार्ड में भी जब तक बायोमेट्रिक नहीं हो जाता है तब तक वो अनाज नहीं जारी कर सकते आप। भाई आप राशन कार्ड को क्यों मना कर रहे हैं? इनका मतलब ये है कि कहीं राशन कार्ड के जो डुप्लीकेसी है वो घपला इससे ना सामने आना शुरू हो जाए, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर फर्जी राशन कार्ड के जरिए जो ये पीडीएस का अनाज है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसमें हेराफेरी के कई आरोप लग रहे हैं, इसलिए राशन कार्ड को अलग करना चाहते हैं। अब आप मतदाता पहचान पत्र तो आपकी मतदाता सूची से ही बनाया हुआ है और मतदाता सूची को हर बार रिवाइज करके आप ही ऑब्जेक्शन मंगाते हैं। आप ऑब्जेक्शन मंगाते हैं, बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, बहुत सारे घटते हैं। जी भाई सबसे बड़ी चीज है, ये चुनाव आयोग है वो ऐसा क्यों नहीं करता है कि हर नगर पालिका, हर नगर निगम से वो डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़े। जब किसी की भी डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जारी कर रहा है, उसका आधार से जो लिंक होता है सीधे वो जाए और उसका नाम अपने आप डिलीट हो जाएगा। असल चीज ये थी कि इनकी नीयत खराब थी। मतदाता सूची का निश्चित ही पुनरीक्षण होना चाहिए, हम भी मांग कर रहे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में इस तरीके के मतदाता, लेकिन महाराष्ट्र में आप उसके लिए तैयार नहीं हो। महाराष्ट्र के आप आरोपों को झूठा कहते हो और बिहार में आप वही करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि सॉलिसिटर जनरल की ओर से किशनगढ़ का उदाहरण दिया गया। किशनगढ़ में कहा गया कि जितने वहां की आबादी है उससे ज्यादा 107% वहां पे आधार जारी है। अब इसका आनंद देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि वह आधार में उसी जिले से बनवाऊं। हो सकता है मेरे बगल वाले जिले का जो गांव है वो किशनगढ़ से पास पड़ता हो, मैं उसके किसी केंद्र में जाकर आधार बनवा सकता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, जब आप पिछले 13 साल 14 साल से आपने जनगणना ही नहीं की है तो आप एग्जैक्ट डेटा कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल। तो इनकी जो इन्होंने दलील दी थी कि साहब आधार तो फर्जी बन रहे हैं, तो एक चीज बताइए, बगैर बायोमेट्रिक के आधार कैसे बन जाएगा? और एक आदमी के दो बायोमेट्रिक हो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक तकनीकी प्रक्रिया थी। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने जो अपनी पहली बहस में इस मौसम की बात की थी कि इस वेदर में, कोर्ट ने भी ये चीज बोली कि आपकी नीयत पे इसलिए शक होता है कि इस मौसम में आप कैसे करेंगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आज जो है बिहार में जो लगभग 403
पंचायत सीटों का उपचुनाव हुआ और उसमें केवल 41% वोट पड़ा है जी। उसमें भी महिलाओं का थोड़ा सा वोट परसेंट ज्यादा है। ये इस चीज की बानगी है कि इस वेदर का असर वहां के समाज पर पड़ने लगा है। जब समाज बाढ़ के कारण, बरसात के कारण पलायित हो रहा है, उस समय आप उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, आज की तारीख में चुनाव आयोग ने कोर्ट को बोला कि आज की तारीख तक 53% लोगों के फॉर्म आ चुके हैं। आप ये नहीं बता रहे कि जो 53% लोगों के फॉर्म आए हैं उसमें अधिकांश में उन्होंने दस्तावेज ही नहीं लगाए। उनके ऊपर तो तलवार लटकी हुई है ना। फॉर्म आना अलग चीज है और उनको मतदाता सूची में शामिल करना तो अलग चीज है ना। तो ये चीजें कोर्ट को जो आधी अधूरी सरकार की ओर से छुपाई गई, मैं इसको सरकार शब्द जान कह रहा हूं, कहते तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है, लेकिन मैं उसको इस समय मान रहा हूं कि वो सरकार की सरकारियत नहीं चल रहा है और इसलिए दिनों दिन उसकी जो नीयत है वो उजागर हो रही है और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो एक लोकल अखबार की भी रिपोर्ट है जिसमें तो बताया गया है कि लोगों ने लिटरली मां बहन की गाली दी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से फोन कर रहे थे कि आपको हमारे यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बने तो आप क्या चाहते हैं, उनके सवाल थे आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, तो लोगों ने गालियां दी, कह रहे तुम तो हमको वोट ही नहीं देना चाहते हो, वैसे ही सत्ता पे काबिज होना चाहते हो। जी। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार है, थोड़ा सौम्य भाषा में लिख दिया उसने। जी। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है मसला। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल गले की फांस बन चुका है ये मसला। SIR क्या सचमुच गले की फांस बन चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथी समीरात्मक मिश्र जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समीर जी पटना में ही हैं या बाहर चले गए हैं? समीर जी नमस्कार। जी नमस्कार राजीव जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पटना में ही हूँ और इस समय विधानसभा के बाहर हूँ और मौसम बहुत बेहतरीन हो गया है पटना का। आजकल तो बड़ी उमस थी जी। और आज अगर आपको बताएं तो इसको लेकर जिस वक्त चुनाव आयोग में ये बहस चल रही थी, हम भी देख रहे थे उसको और हम घूम रहे थे अलग अलग जगहों पर। राघोपुर गया था मैं और उसके अलावा और कई जगहों पर गया था। तो इसका चुनाव आयोग ने और पटना शहर में भी कई लोगों से इस मुद्दे पर बात की। इसको लेकर एक ओपिनियन जो सामान्य तौर पर है वो सबसे बड़ा यही है कि चुनाव आयोग को अचानक ये जरूरत पड़ क्यों गई। हालांकि बहुत से लोग, आपको बताऊं, जो शहर में खास तौर पर कुछ ऐसे लोग मिले और उनमें से कई लोग थे, उनका ये कहना था कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जो फर्जी मतदाता हैं हटा दिया जाएगा और नए सही वालों को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन फिर उन्हीं के ये सवाल भी है कि आखिर अभी तक तो फर्जी मतदाताओं के जरिए ही सरकार चुनी जा रही है। कुल मिलाकर अभी मैं पंकज जी की बात सुन रहा था, थोड़ा देर से जुड़ा हूं, लेकिन पंकज जी की बातें को सुनी मैंने। जो नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग के, वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर भी लोगों के भीतर ये बातें हो रही है कि चुनाव आयोग ये जो फैसला है और भी तमाम वो फैसले कर रहा है, वास्तव में वो उसका फैसला नहीं है, उसके ऊपर दबाव है या वो किसी के कहने पर ये फैसला कर रहा है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसले कर रहा है। क्योंकि कोई भी इसके लिए कोई तार्किक कारण नहीं हो सकता कि आप 1 महीने के भीतर इतनी बड़ी प्रक्रिया को आप पूरा कर लेंगे। कई लोग, कुछ गांव में मैं गया था जहां पर लोगों ने कहा कि आए हैं उनके पास BLO, लेकिन BLO 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने कहा कि आपको ये सारे दस्तावेज आपको देने हैं, पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड। उन लोगों की बातचीत भी हम लोग सुनेंगे DB लाइव पर। लेकिन 3 दिन बाद आते हैं, कहते हैं कि आप दे दो, आपके पास जो भी एक डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास वोटर ID हो, कोई भी आप एक दे दीजिए जो आपके पास हो। यानी जो रविवार को विज्ञापन दिया था चुनाव आयोग ने और उसको बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से उसका खंडन आया था कि कोई हमने बदलाव नहीं किया है। यहाँ पर उसी के आधार पर काम भी हो रहा था और BLO लोगों से जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे थे, तो सीधे तौर पर उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में फॉर्म हम उनसे ले सकें वो हम उनको इकट्ठा कर लें।
हालांकि बहुत से लोग अभी मिले, जबकि पटना के आसपास के ही इलाकों में गया, वैशाली में और यहाँ पटना में के गांव में, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के पास बीएलओ अभी भी नहीं आए थे। अब ये 60% कितना परसेंट चुनाव आयोग ने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं ये वही जाने, क्योंकि ये पटना राजधानी के आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ। बहुत रिमोट एरिया है, बिहार में तमाम इलाके हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। वहां उन्होंने कैसे जाकर उनके बीएलओ गांव में गए, फॉर्म उन्होंने इकट्ठा किया और लाकर उसको दे दिया। पूरा डेटा चुनाव आयोग ने तैयार किया। ये बहुत एक कह लीजिए कि बहुत इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है और किसी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना ज्यादा उन्होंने फॉर्म कलेक्ट कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से इसको ये इतने कम समय में पूरा करने की कवायद हो रही थी, उससे चुनाव आयोग बिल्कुल बहुत ज्यादा लोगों के बीच एक तरह से उसकी अलोकप्रियता बढ़ी है, ये मैं कहना चाहूंगा। एक बहुत ही एक क्रेडिबल संस्था है और इस तरह से आम लोगों को चुनाव आयोग के ऊपर सीधे आक्षेप लगाते हुए राजीव जी सुना नहीं है हमने। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम लोग जो हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर सीधे आरोप आक्षेप नहीं लगाते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो एक क्रेडिबल संस्था यानी जो चुनाव करवाने और इस लोकतंत्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान चुनाव आयोग का है, क्योंकि लोकतंत्र अगर जिंदा है तो चुनाव आयोग को जिंदा रहना होगा, उसकी आत्मा को जिंदा रखना होगा। लेकिन क्या यहां पर चुनाव आयोग की आत्मा जिंदा है? क्या प्योर है? जिस शुद्धता की बात कर रहा है चुनाव आयोग, क्या वो खुद शुद्ध है? यह बड़ा सवाल है। क्या अपनी शुद्धता यहां बताएगा चुनाव आयोग? क्या ज्ञानेश कुमार जी वो 11 दस्तावेज खुद का दे पाएंगे जो अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, जस्टिस धूलिया कह रहे हैं कि मुझसे मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा? आप आधार को क्यों नहीं, जो कि हमारा ठोस आधार है हमारी पहचान का, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहे थे समीर जी, पंकज जी और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जो बात यहां कह रहे थे कि आप आधार को आखिर अलग क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आधार एक ऐसा एकमात्र ऐसी पहचान पत्र है, ऐसी पहचान है आपकी जहां पे बायोमेट्रिक पहचान है, जिसके जरिए आप 1 से 2 नहीं हो सकते। आप एक हैं तो एक ही रहेंगे, समीर जी एक है तो एक रहेंगे, राजीव एक है तो एक रहेंगे। इसीलिए यहां पर आधार, और अभी से थोड़ी देर कुछ महीने पहले आधार से वोटर आईडी कार्ड को, वोटर एपिक कार्ड को जोड़ने की बात हो रही थी और आप अभी आधार को ही बाहर कर दिए। आपकी मंशा में खोट है, यह साफ दिखाई देता है। समीर जी आता हूं आपके पास दोबारा, जल्दी से एक छोटा कमेंट लूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज दिन भर हमने इसको कवर किया है, एक एक रिपोर्ट हमने, एक एक दलील, एक एक बहस हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है आज दिन भर, और उसमें मुझे तो रट गया है चूंकि मैं ही बता रहा था कि कब किसने क्या कहा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कुछ बातें जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दस्तावेज इसको आप लेके आइए, एक आधार, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा वोटर आईडी कार्ड। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इस पर विचार कीजिए और हम चाहते हैं कि आप लेके आइए। आदेश नहीं है, सोचकर बताइए, लेकिन आधार को। अब शाम से क्या चल रहा है मजेदार, आप सब देख रहे होंगे। गोदी मीडिया में बताया जा रहा है कि आधार तो पहले से इंक्लूड है। समीर जी सुनिएगा आप भी, यह बताया जा रहा आधार तो 16वें नंबर पेज में, जो नोटिफिकेशन है उसके 16वें नंबर पेज में आधार लिखा हुआ है, निकाल के येलो मार्क करके दिखाया जा रहा है। लेकिन वो 11 जो दस्तावेज मांगे गए हैं भाई साहब, उसमें तो नहीं है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी चीज कि अगर उसमें है भी, अगर मान लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आधार, और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि ठीक है हम ये 2 आधार और एपिक कार्ड को हम लेने की कोशिश करते हैं? आखिर क्यों कहा? किसको मूर्ख बना रहा है ये मीडिया, मुझे समझ में नहीं आता। सुबह उसके बाद से लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत, विपक्ष की बड़ी हार। कौन सी हार है विपक्ष की और कौन सी चुनाव आयोग की जीत है? आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं। खैर प्रोफेसर रविकांत जी, पहली टिप्पणी आपकी। ठीक है, अब गोदी मीडिया ही हार और जीत तय कर रही है तो ऑब्वियस है कि जो जिधर खड़ा है वो उधर जीत तय करेगा ही। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है और डीबी लाइव को बधाई देने की और बहुत उनके हौसला अफजाई करने की जरूरत है कि लोकतंत्र का प्रहरी वैसे तो चुनाव आयोग को होना चाहिए, लेकिन पूरा डीबी लाइव जिस तरह से, और मैं
लगातार देख रहा हूं, दर्शक भी आपके देख रहे हो कि जिस तरह से चाहे वो समीर जी हो, आप हो, प्रशांत जी हो, बिहार में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका में, वॉचडॉग की भूमिका में एक एक चीज को बेपर्दा कर रहे हैं। इसके लिए पूरे डीबी लाइव परिवार को बधाई देने की जरूरत है और मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि कम से कम उनको आना चाहिए इस मुहिम में शामिल होने की। गोदी मीडिया का चूंकि कोई अब प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए उस पर बात करना बेमानी है और पूरा ये देश जानता है। जो भक्त हैं, जिनको वो भक्ति की डोज मिली हुई है, उनको छोड़ दें तो बाकी गोदी मीडिया के जितने पत्रकार बाहर, अभी जैसे समीर जी हैं, तो कोई उनको हूट करने के लिए नहीं आया होगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने कल देखा कि लोग आ रहे हैं कि हमारी बाइट आपने दीजिए, और समीर जी है खुद कर पूछ रहे हैं कि आप आरजेडी के नेता हैं क्या? कहने नहीं, मैं तो आम आदमी हूं। ये होता है पत्रकार का काम कि कहीं कोई नेता तो ये बात नहीं कह रहा है या असली बात नागरिकों की है। इसको कहते हैं पत्रकारिता। और जो गोदी मीडिया के एंकर से जब वो जाते हैं तो उनको क्या लोग कहते हैं, कैमरे के सामने क्या कहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना, वो अपनी बात को हल्का करना, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करूं। जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, और किसी पार्टी का कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम करेगी, वो चुनाव आयोग का जवाब क्यों दे रही है? आश्चर्य, सवाल तो उसको पूछना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग कोई गलती कर रहा है तो ये उस सरकार को भी सवाल पूछना चाहिए था कि साहब, एक संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जरूरत है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार तो विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है जो चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ये लोकतंत्र को जो लूट तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, और अब जिस तरह से चुनाव आयोग के जरिए जनता को चुना जा रहा है। साहब, लोकतंत्र में तो जनता सरकार को चुनती है और सरकार जनता की सेवक होती है, लेकिन यहां तो सरकार मालिक बन गई है। चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा आज की तारीख में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये जानना इस देश के लोगों को कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट में ये गया ना मामला कि आप कैसे तय करेंगे। चुनाव आयोग में एक दौर था टीएन शेषन का, और मैं समझता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा चुनाव आयोग, या आने वाली पीढ़ियां जब बात करेंगी, जैसे आज हम टीएन शेषन साहब का नाम ले रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठा के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रहे हैं। मेरे जबान से टीएन शेषन साहब निकल रहा है, और कल को, और ये चुनाव आयुक्तों को सोचना चाहिए, कल को जब कोई नाम लेगा तो किस तरीके से नाम लिया जाएगा इनका। इस लोकतंत्र को इतनी आसानी से आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ये 90 साल की उस आजादी के आंदोलन के बाद ये लोकतंत्र मिला है, और ये संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के नेहरू जी, पटेल जी, उन तमाम लोगों ने, और उसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे, उन सब ने जिस संविधान को तैयार किया और जो वोटिंग राइट दिया कि हमें हर इस देश के नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, आदिवासी हो, उसके हाथ में ये ताकत देनी है कि वो सरकार चुने। ये फैसला जो संविधान सभा का था, हमारे पुरखों का था, उसको आप एक पल में छीन लेंगे। ये होने ना पाएगा। अगर मुगालता पाले हुए है चुनाव आयोग और सरकार की निगाह में अपने आप को बड़ा उनका लॉयल बताना चाहता है, मुझे लगता है कि इतिहास काले अक्षरों में उनका लिखा जाएगा। उनको अगर थोड़ा सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन बिहार से जो कारवां शुरू हुआ है और जो भूमिका जो वैकल्पिक मीडिया है उसकी,
विपक्ष की और लोगों की, इसको सैल्यूट करना होगा कि यही लोकतंत्र के असली रक्षक है। और इस देश का लोकतंत्र तो अपने आप में विशिष्ट रहा ही है कि जैसे सबसे कमजोर अनपढ़ लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, उन्होंने इस लोकतंत्र को डेवलप किया है, वो लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, ये मुगालता पालना ठीक नहीं है। और आने वाले वक्त में हिसाब तो सबका होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिसाब तो सबका होगा। एक बार फिर आना चाहता हूं, उधर पटना चलना चाहता हूं। समीर आत्मज मिश्र जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं पटना से। समीर जी, आप जब आज गांव में, देहात एरिया में थे और वहां पर बीएलओ आकर क्या कह रहे हैं और ये सारी बातें आप इसकी तहकीकात कर रहे थे, रिपोर्ट बना रहे थे, उस दौरान अभी आप जब बात बता रहे हैं तो कह रहे थे कि वहां आकर बीएलओ ये नहीं कह रहा है कि नहीं यही 11 डॉक्यूमेंट दो, अगर आधार है तो आधार भी दे दो, पैन है तो पैन भी दे दो। अगर यह कह रहा है तो वहां के लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया है, जरा यह भी समझना चाहता हूं। क्योंकि यहां जो बवाल मचा हुआ है वो यह है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 11 दस्तावेजों में से ही आपको देना होगा। और आज तो चुनाव आयोग धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की पीठ के बेंच के सामने कि हां हम नागरिकता जांच रहे हैं। और बहुत ही हंसते हुए जस्टिस बागची ने कहा यस यस यू आर आस्किंग सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप आप पूछ रहे हैं जी। जो इस ढंग से अगर आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। और सीधा प्रहार कि आप नागरिकता नहीं जांच कर सकते, नागरिकता जांचने का काम जो है वो गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का है, आपका नहीं है। आप पहचान पत्र लीजिए, वोटर आईडी कार्ड बनाइए और चाहे आप आर्टिकल 326 का हवाला दें या 325 का हवाला दें, 324 का हवाला, कुछ भी दें। यहां चुनौती उन सबकी भी को भी दी गई है कि आप यहां करो। तो इसलिए समीर जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि वहां के लोग जिनके पास बीएलओ जा रहे हैं, फॉर्म भर के दे रहे हैं और वो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें अगर आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है कि नहीं जी आधार नहीं चलेगा? वहां के लोगों में इतना अवेयरनेस है क्या समीर जी? सीधे तौर पर राजीव जी, कई लोगों ने बताया, एक दो नहीं कई लोगों ने, कि 4-5 दिन पहले आए थे बीएलओ और उन्होंने फॉर्म दिया और बोले कि ये सारे दस्तावेज चाहिए आपके पास। 11 जो ही दस्तावेजों की बात है जिनका जो लिस्ट जारी की थी चुनाव आयोग ने। उसके बाद उनका ये कहना था कि 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद बीएलओ फिर आते हैं और कहते हैं आप भर के दे दीजिए, केवल आपके पास आधार कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी की कॉपी हो, वही आप लगा दीजिए, बाकी सब चल जाएंगे। इसको लोगों ने कहा और ये उनका ये भी कहना था कि ये सारी चीजें चुनाव आयोग को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसको लेकर उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये बिहार में बहुत सारे लोगों के पास ये आई कार्ड नहीं है। बल्कि मैंने पूछा भी कि जो पहले अगर कहा होता चुनाव आयोग, जो बीएलओ आए थे, तो आप क्या कहते? उनका कहना था कि नहीं था, हमारे पास तो नहीं देते, हमारे पास तो इतनी जल्दी बन भी नहीं जाएगा। लेकिन अब उन्होंने सहूलियत दी है तो आधार कार्ड अमूमन सबके पास है, वो उन लोगों ने अपना उसको कॉपी कराकर उनको दे दिया है, कहा हमको देने में क्या दिक्कत है। तो ये वहां भी लोगों को पता था कि ये सारा काम क्यों किया जा रहा है। लोग जो नागरिकता की बात और राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी के जरिए उनकी पहचान छीनने की बातें ये हो रही थी, भली भांति उनको मालूम है। हालांकि और डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ये भी बहुत आम बात है। पर जिन गांव में हम गए थे उन लोगों का कहना था वहां पर कोई हमको ऐसा नहीं मिला जिसके पास आधार कार्ड न हो। हालांकि ये नहीं कह सकते कि हम एक एक घर जाकर एक एक आदमी से बात किए हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र तो उनमें से बहुतों के पास नहीं था। तो हमने बल्कि पूछा भी एक बार कि हमने थोड़ा सा उनको जानने की कोशिश की कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? कहे कि वो तो हमारे पास ना है, ना हमारे खानदान में आज तक किसी के पास है। अब ऐसी जगह पर अगर ये जबरन जो तरीका अपनाया था चुनाव आयोग ने, अगर सुप्रीम कोर्ट सख्ती नहीं बरतता तो फिर इसको कैसे देखा जाता? और सीधे तौर पर लोगों का कहना था कि भाई बहुत सारे लोगों के पास नहीं है वोटर, अगर उनको ये मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा तो देखा जाएगा क्या है। पीढ़ियों से अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हमसे कोई कह देगा तो जहां भेजेगा हम चले जाएंगे। एक सज्जन तो इसी तरीके से बात करने लगे। तो लेकिन वहां ये दिख गया कि चुनाव आयोग ने कैसे
एक तरफ वो जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि साजिश कर रहा है बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों को बाहर करने की, लेकिन विरोध इतना बढ़ गया और उसको लेकर इतनी नाराजगी ग्राउंड जीरो से शुरू हो गई, तो उसको लगा कि ये मामला बहुत बढ़ जाएगा और हमको लगता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहुंच चुका था, तब फिर उनको लगा कि अब इसमें थोड़ी ढील दी जाए। और जब ढील दी गई तो फिर आप उसको वेरीफाई करा लीजिए। लेकिन यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा राजीव जी, ये जो चुनाव आयोग का दावा है कि वो लगभग 60% या आज कुछ और अपडेटेड उसका आया हो तो मैंने फॉलो नहीं किया है, 57% तक तो उन्होंने कल ही बताया था। आज 66%, 66% हो चुका है। उसको वेरीफाई कर लेना ये कहीं से भी सही नहीं मानो, क्योंकि बहुत लोगों के पास, जो पटना के आसपास के इलाकों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास BLO नहीं पहुंचे हुए हैं। तो ये वहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो है। और इन सब के बीच में चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, वो सरकार उनसे करवा रही है। ये ओपिनियन बहुत पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं बल्कि बहुत गरीब तबके के लोगों में, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनका तक यही मानना है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार जब कहती है तो वो ऐसा करता है। ये उन लोगों के बीच में है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है लोकतंत्र के लिए, जो अभी लगातार हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि जब ये पता चल जाए कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, विपक्ष के लिए काम कर रहा है, किसी भी पार्टी के लिए अगर वो काम कर रहा है और इस तरह के बड़े पैमाने पर उसके ऊपर आरोप लगे, तो ये संवैधानिक संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इसलिए निशान है क्योंकि ये ऐसी संस्था है जिस पर बहुत बड़ा दारोमदार है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन मतदाताओं के वोट को सही जगह पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी है, और इसके जरिए वो लोकतंत्र को कैसे बचाता है वो चीजें बार बार साबित हुई है। और यही संस्था अगर इस तरीके से हो जाएगी तब फिर ये लोकतंत्र कहां जाएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ आज यही कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की डिमांड नहीं की है, ये जो SIR चल रहा है इस पर स्टे की डिमांड याचिकाकर्ताओं की तरफ से नहीं है, इसलिए हम स्टे नहीं लगा रहे हैं, यानी रोक नहीं लगा रहे हैं। साफ साफ कहा है कि रोक लगाने की डिमांड नहीं है, इसलिए रोक नहीं लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता अगर इस पर स्टे की बात करते तो हम स्टे की तरफ जाते, ये सुनवाई स्टे के लिए नहीं हुई है। तो एक तो साफ, क्योंकि ये लगातार उसके बाद से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को बड़ी जीत और इस पर रोक नहीं लगाई, इसको आगे ये जारी रहेगा, जो लगातार लिखा जा रहा है गोदी मीडिया में, अलग अलग चैनलों में, तो उससे जरा बचिए दोस्तों, उससे बचिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये मीडिया, उससे बचने की कोशिश कीजिए। मैं इतना कभी एग्रेसिव नोट पे नहीं बोलता था, लेकिन आज बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि साफ साफ झूठ परोसा जा रहा है, साफ साफ। पिछले 11 साल से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अब हद हो चुकी है, इसलिए आवाज उठानी पड़ेगी हमको भी, आपको भी, हम सबको इस मीडिया के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस पर चूंकि रोक नहीं है, इस रोक की बात ही नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, इसलिए हम स्टे नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसको अपना दायरा तय करना होगा। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसके क्रियाकलाप में, कामकाज में, लेकिन उसको तय करना होगा कि वो अपने दायरे से बाहर न जाए, अपनी शक्ति पहचाने, अपनी ताकत पहचाने, ताकत को दूसरी तरफ लेके न जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का सीधी टिप्पणी है कि दायरा अपने हद में रहे। दायरा क्या है कि आप पहचान आइडेंटिफाई कीजिए, यानी आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए, आपको सिटीजनशिप तय करने का अधिकार नहीं है, न ही 1960 का आर्टिकल 1960 का रूल 8, 1960 रूल 8, रूल नंबर 8, इसका जिक्र यहां हुआ है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, उसमें सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 इसका जिक्र आया है।
तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि साफ साफ कि आप अपने दायरे में रहिए। चुनाव आयोग को इससे ज्यादा फटकार और नहीं लग सकती थी जितनी फटकार आज लगाई गई है। समीर जी, एक बार फिर आपके पास आता हूं, फिर हमारे साथी अमलेंदु जी लगातार मेरे साथ बने रहे थे, उनके पास आऊंगा। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिन भर जुड़े रहे। और अभी एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। समीर जी, यहां पर सीधा जरा आपसे और समझना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ आप देख रहे हैं बदलाव बिहार में, पटना में, और जब आप लगातार वहां के नेताओं से, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले 6 महीने पहले से जो बिहार में शुरुआत हुई है, इसको लेकर और थोड़ा मुझे बताइए कि जनप्रतिनिधियों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या प्रतिक्रियाएं वहां के उन वर्गों के बीच जो बीजेपी के, एनडीए के वोटर हैं, उनसे भी आपने बात की है, मैं जानता हूं, वो लोग क्या कह रहे हैं? जी, आपको पहले भी बताया, और अब आप सही कह रहे हैं कि जो तमाम मीडिया की ओर से ये बातें बताई जा रही हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आज कुछ जगह कह रहे थे कि आप ये देखिए, मुझे किसी ने खुद अपने दावे के पक्ष में उन्होंने एक मीडिया की क्लिप दिखानी शुरू कर दी, और वो दिखाने लगे कि किस जगह पर कितने परसेंट मुस्लिम वोटर हैं, किस परसेंट। उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं को बाहर करने का ये अभियान था चुनाव आयोग की ओर से, जो सरकार के सलाह पर या सरकार के कहने पर चलाया जा रहा था। ऐसा एक कई लोगों का ये मानना था। यहाँ पटना में भी बात की, और पटना के बाहर भी हमने बात की लोगों से। तो ये कुछ लोग जो उस तरह की चीजों को देख रहे हैं, उस तरह के मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सही नहीं दिखा रहा है या एक नैरेटिव सेट करके बताने की कोशिश कर रहा है, उसी चीज को हूबहू उनसे जब बात होने लगी और पूछा गया, तो उनको ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो उनके दिमाग में है वो यही है कि इसमें ऐसे मुस्लिम वोटर्स जो बाहर से आए हुए हैं, और वो भी गलत तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया है। लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि गलत तरीके से तो और भी बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है, और जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जिनके आधार पर जो नई सूची तैयार की जाएगी, उसको तय किया जाना है, वो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे यहाँ जो बहुत दिनों से रह रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, दूसरे धर्मों के भी लोग हैं, उनके पास भी नहीं है। तो उसके बाद उनके पास जवाब नहीं रहता है। उनका ये कहना है कि नहीं, ये सारे दस्तावेज सबके पास रहते हैं। पर ये बात मैं आपको उनकी कर रहा हूं कि जो कि सक्षम लोग हैं, जिनके पास हैं, मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग, जिनके पास अमूमन ये सारे दस्तावेज होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी होगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड ना के जरिए नगर निगम में भले ना हो, लेकिन वो कम से कम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में उनके पास होगा, यानी उनके पास जन्म का प्रमाण पत्र है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, उनके अंदर इस चीज को लेकर बहुत बड़ी आशंका और बहुत बड़ा डर है कि अगर ये सब छीन लिया जाएगा तो सरकारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात की नागरिकता। ये बात तो रही जो आम लोगों की। उसके अलावा ये एनडीए के घटक दलों के भीतर भी, राजीव जी, चूंकि बहुत सारे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं, बिल्कुल नाम नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन जो गैर बीजेपी एनडीए के घटक दल हैं, उनके भी बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक के बीच ये आशंका है कि उनका भी वोट बैंक बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और ये सारी चीजें, ये सारा काम जानबूझकर किया जा रहा है। ये केवल विपक्षी नेताओं का, विपक्षी पार्टियों का डर नहीं है, बल्कि ये एनडीए के भीतर जो दल शामिल है, उनके नेताओं का भी हो, चाहे जेडीयू हो, एलजेपी हो, या फिर और पार्टियां हो, हम के लोगों को सबसे ज्यादा, उस जिस इलाके में हम गए वहां उस समुदाय के बहुत से लोग हैं जो हम की वजह से एनडीए को वोट करते हैं। तो ये इसको आप इस तरीके से अब कि केवल विपक्ष, इंडिया गठबंधन में इसका भय है, डर है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी के लोगों को क्यों इसका भय नहीं दिख रहा है, उसके पीछे बिल्कुल साफ कारण है कि उनको ये लग रहा है कि ये पूरा अभियान ही उनकी पार्टी के फेवर में चलाया जा रहा है। उनका ये मानना है कि इसका, कई बार बिल्कुल कुछ लोगों से तो एकदम साफ तरीके से उन्हें पूछा कि क्या बीजेपी क्यों नहीं डर रही है, सीधे कहना था कि उनका बीजेपी को कोई डर, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे हमको फायदा होगा। उनका ये कहना था कि हमारे पास जो है वो फर्जी मतदाता नहीं है, हमको जो वोट देते हैं वो सही मतदाता है। तो ये सारी अपनी बातें थी राजीव जी, लेकिन कई प्रबुद्ध
अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक लाइव प्रोग्राम किया है, उसको भी हम लोग डीबी लाइव पर जल्दी ही दिखाएंगे। उन लोगों के अंदर इन सारी चीजों को लेकर एक जबरदस्त चिंता है कि अभी तक बीजेपी ये एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां अपने दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। लेकिन अगर इस तरीके से वो बनाने की कोशिशों में लगी है तो फिर इस देश का लोकतंत्र बहुत गंभीर खतरे में है। ये उन लोगों की आशंका थी और उसके पीछे वो बहुत सारे तर्क दे रहे थे। हाँ, एक उम्मीद जरूर है कि लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाएगी अपने उस मकसद में। अगर ये मकसद उसका होगा वहां वो कामयाब नहीं हो पाएगी। आखिरकार उसको जनमत के आधार पर ही अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, ये बातें कही जा रही हैं। तो अलग अलग तबके में इन चीजों की चर्चा है। लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच जो दुरभिसंधि की बातें हैं उसको लेकर लोग एक चिंता और लोगों में आक्रोश भी, और सबसे ज्यादा तो डर कि ये इस तरह की दुरभिसंधि अगर है तो वो कहां ले जाएगी देश के लोकतंत्र को। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आखिर कहां ले जाएगी देश के लोकतंत्र को। लेकिन आज जब बहस हो रही थी प्रशांत जी, जो बहस चल रही थी उससे थोड़ा सा ये जो चिंता है वो चिंता कम हुई। सच बताऊं तो वो चिंता कम हो रही थी, जैसे जैसे ये लग रहा था कि हां, जजेस भी जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ कई बार नजर आए। और इसलिए क्योंकि यहां पर ये आम जनता के सवाल हैं। भाई, आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मानोगे? आप सिटीजनशिप क्यों चेक कर रहे हैं? आप पहचान पत्र को क्यों नहीं, जिस आधार को आप कभी अपने एपिक कार्ड के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे उसी आधार को आप किनारे लगा दिए? ये सारे सवाल। और कह रहे हैं जज की अगर मेरे से आप मांगोगे तो मैं भी वो दस्तावेज नहीं दे पाऊंगा जो आपने 11 लिखे हैं। ये सब लग रहा था जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और रोज न्यूज पॉइंट में सारी बातें हम लोग करते रहे हैं। इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है कि जो समीर जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो मजबूत हैं और वही बार बार उभर कर सामने दिखाई देती हैं वो चीजें कि हां, आज भी हम जिंदा हैं और आज भी हमारा लोकतंत्र मजबूत है। प्रशांत जी, आपकी बात। आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह एक्सपोज हो गया और वो जवाब नहीं दे पाया तमाम बातों का कि नागरिकता तय करने का अधिकार उनका नहीं है। उनके पूरे एक्सरसाइज जो है उसका इंटेंट जो है वो बड़ा अजीब सा है। वो चुनाव के ठीक पहले ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें। और उन्होंने आधार या एपिक या वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा है। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पूरी तरह एक्सपोज हो गया। लेकिन और ये मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अगर गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ी एक साजिश देख रहा हूं। अब एक पॉइंट में राजीव जी को एक्सप्लेन करता हूं। जी प्लीज। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो वोटरों की संख्या बढ़ी और जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 11th आवर में जो है वो अचानक वोट बढ़ गए, ये एक घोटाला है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। दूसरा काम ममता बनर्जी ने किया कि डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर मतदाता बंगाल में ढूंढ निकाले जो बंगाल के नहीं थे। अब तीसरी बात राजीव जी, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका एपिक नंबर इंटरनेट में इलेक्शन कमीशन की साइट में जाकर चेक कर सकता हूं कि ये वेरीफाई कर सकता हूं कि ये उचित है कि नहीं है, ये वैलिड है कि नहीं है। आपका कर सकता हूं, अपना भी कर सकता हूं, आपका भी कर सकता हूं, किसी का भी कर सकता हूं जी। किसी के आधार नंबर, कोई डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन आधार नंबर को मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि ये आधार नंबर वैलिड है या नहीं है कि फर्जी है। उसमें तमाम डिटेल आ जाएगी, नाम के अलावा मोबाइल नंबर के आखिरी 3 डिजिट भी आ जाएंगे। यानी ये ऑनलाइन चीजें हैं जिनका वेरिफिकेशन हो सकता है, जिनकी सत्यता की जांच हो सकती है। अब जन्म प्रमाण पत्र जो है
उसकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती, कैसे करेंगे? किसने इशू किया? अलग अलग अथॉरिटी इशू कर रही हैं, वो ऑनलाइन नहीं है। किसी कोई थर्ड पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे कर सकती है? तो मेरी आशंका इस बात पे है कि बहुत बड़े पैमाने पर अदृश्य वोटर आ सकते हैं जिनका कोई कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं है, जो एपिक नंबर से लिंक नहीं है। पिछली 2003 से जो अभी फरवरी में वोटर इलेक्टोरल रोल जारी किया, उसको निरस्त कर दिया चुनाव आयोग ने। अब वो नई वोटर लिस्ट बन रही है। तो इस नई वोटर लिस्ट में कौन अदृश्य वोटर है, कहाँ से आ गया, उसका एपिक नंबर नहीं होगा, उसका आधार नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी इसको वेरीफाई नहीं कर सकती है। कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉच डॉग्स है, जैसे कि एडीआर गया हुआ सुप्रीम कोर्ट, एडीआर भी नहीं कर सकता है। तो ये अदृश्य वोटर जिसको ममता बनर्जी ने पकड़ लिया था। प्रशांत जी, एडीआर का आपने नाम लिया, बहुत मजेदार वाकया हुआ। जब बहस चल रही थी तो आए थे चुनाव आयोग के वकील, वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी साहब। वो कह रहे हैं कि लोग अखबारों में आर्टिकल लिख के यहाँ चले आते हैं याचिका दायर करने के लिए, और अखबारों में आर्टिकल योगेंद्र यादव के अभी दो दिन पहले आए हैं जी, उनके आर्टिकल का जिक्र और एडीआर का भी, कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ यहाँ याचिका। तो वो झल्लाहट दिखाई दे रही थी, चुनाव आयोग की झल्लाहट, फंसा हुआ चुनाव आयोग कि आखिर करें तो क्या करें। और इसलिए लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इशू नहीं है, और यह आप बहुत ही एक वाहियात किस्म की, वाहियात वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका मतलब यही था कि दलील दे रहे हैं, वाहियात किस्म की दलील दे रहे हैं, थोड़ा कुछ मजबूत दलील लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट की यहां टिप्पणी थी, बेंच की टिप्पणी थी कि मजबूत दलील लेके आइए और कुछ चीजें रखिए 28 तारीख के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह भी कहा। अगर उनकी मंशा होती राजीव जी, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी इसको मान लेते कि यस लॉर्डशिप, दी सजेशंस आर वेरी वैलिड, वी विल कम बैक टू यू। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मेरी शंका है, मेरी आशंका है कि बहुत बड़े पैमाने पर अदृश्य वोट आएंगे जिनको कोई चेक नहीं कर पाएगा, जिनका कोई वेरिफिकेशन का तरीका ही नहीं होगा। और वो अदृश्य वोटर चुनाव में क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, हम सब अंदाज लगा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरी आशंका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को आज बाध्य करना चाहिए था कि वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड इसको मैंडेटरी करो। अब जहां तक जो गोदी मीडिया में दो बातें चल रही हैं, जरा उसको भी मैं बता दूं। मैंने वो आदेश पढ़ा, आदेश जब आया था तब भी हम लोगों ने लाइव किया था राजीव जी। उसके पेज नंबर 16 में एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आधार का जिक्र है, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑप्शनल। और उसके बाद जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे अलग अलग कट ऑफ ईयर के हिसाब से, 87 के बाद, 87 के पहले, उन 11 में आधार नहीं है। आधार होता तो आज राकेश द्विवेदी को क्या दिक्कत थी कहने की। बिल्कुल। दूसरी बात कह रहे हैं कि आधार जनसंख्या से इतना % ज्यादा है। वो जनसंख्या का बेस क्या है? 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के हिसाब से तो आज आधार ज्यादा होंगे ही होंगे। ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, देखिए एनरोलमेंट, ये 16 नंबर। इसके अगले पेज पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शनल, बीच वाला जो कॉलम है, बिल्कुल उसमें लिखा है वैकल्पिक। तो आपकी मर्जी दें, ना मर्जी ना दें, लेकिन ये जो 11 पॉइंट है जो अब आप दिखा रहे हैं, इन 11 पॉइंट में आधार नहीं है। 19 नंबर, ये 11 पॉइंट, जरा ये देखिए 11 हैं इसमें पूरे के पूरे, ये देखिए ये है 11, और इसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर में इसमें कहीं भी एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर इशूड, ये टोटल। राजीव जी, मैं 2 नंबर पॉइंट पे एम्फेसिस करूं जी। एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट
local authorities, banks, post office, LIC, PSU prior to 1st July 1987. हाँ, तो प्रायर टू 1 जुलाई 1987 यानी 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट जो सरकार ने इशू किया हो। आधार इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में। जी, तो ये इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं राजीव जी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत आशंका है कि ये चुनाव आयोग, मुझे संदेह है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानेगा, क्योंकि वो एक डिज़ाइन है। अगर वो डिज़ाइन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को चुनाव आयोग नहीं मानेगा और वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड को इन डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ जिसकी आशंका है कि अदृश्य वोटर जो ममता बनर्जी ने पकड़ लिए और जिस तरह राहुल गांधी बार बार इशारा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उससे बचने का तरीका निकाला गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता ऐसा है, मेरा संदेह है कि ममता बनर्जी ने जब इस बात को पकड़ लिया, उसके बाद से ये रिव्यू जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इसका डिज़ाइन बनाया गया कि इसमें से आधार को अलग करो, इसमें से वोटर आईडी को अलग करो, क्योंकि इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग हो जाती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग हो जाती है, इसलिए आधार को किनारे कर दो और यहां पर अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करो। ये बात यहां चल रही थी। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, माफी चाहूंगा, पहले अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, आज दिन भर आप इस तमाम मसलों को, इसमें भी दोनों लंच के पहले, लंच के बाद, इस पे और ऑर्डर तक आप हमारे साथ थे। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा था, डांट फटकार रहा था, सिटीजनशिप की बात कर रहा था कि आप सिटीजनशिप पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद स्थिति देखिए कि यहाँ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की जीत, चुनाव आयोग के बल्ले बल्ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 28 तारीख को सुनवाई करेंगे हम, अगली सुनवाई, लेकिन ये आप इंश्योर कीजिए कि आप तब तक ये जो ड्राफ्टेड लिस्ट है वो जारी नहीं करेंगे, यहां तक कहा है। हालांकि ये पहले से तय है कि 1 अगस्त को होना है, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी अमलेंदु जी। राजीव जी, इतना ही नहीं कि जब आखिर में आदेश सुना दिया गया तो उसके बाद वकील साहब जो थे चुनाव आयोग के, राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि इसमें यह भी जोड़ दीजिए कि विवेकाधिकार है चुनाव आयोग का। इस पर कहा गया जस्टिस धूलिया की तरफ से कि अपनी ये तर्क जो है 28 जुलाई के लिए संभाल कर रखें जी, यानी कि आपका विवेकाधिकार है कि नहीं है, 28 जुलाई के लिए संभाल के रखिए, यानी आपका विवेकाधिकार नहीं है। आप संवैधानिक संस्था हैं तो संवैधानिक संस्था कानून से चलेगी, विवेकाधिकार से नहीं चलेगी। आपका विवेकाधिकार नहीं है, यानी कि आप एक संवैधानिक संस्था है तो आपको संविधान के दायरे में रहकर और जितने आपको अधिकार दिए गए हैं उसमें आपको काम करना होगा। और ये सवाल पहले ही उठा कि भाई आप नागरिकता की जांच कैसे कर सकते हैं, और ये सवाल भी उठा राजीव जी जो महत्वपूर्ण था कि भाई आपने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, ये इनमें से 11 में से कोई भी एक भी जो है वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो जब वो 11 में से एक भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार को अलग क्यों कर रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है? तो या तो आप ये बताइए कि ये 11 जो नागरिकता, ये जो 11 आपने मांगे हैं दस्तावेज, क्या ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है? अगर ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार आपने क्यों नहीं माना है, जबकि इनमें से अधिकांश जो है वो आधार के आधार पर बन रहे हैं। यदि जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो आधार कार्ड उसमें जरूरी है, तब जाके जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। तो यानी आधार कार्ड के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उसको तो आप मान रहे हैं, लेकिन आधार को आप नहीं मान रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल उठा और पूछा गया चुनाव आयोग से। और जो महत्वपूर्ण बात थी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही थी कि भाई आपके पास अधिकार नहीं है नागरिकता जांचने का। और जब ये कहा गया कि हम नागरिकता जांच से साफ कर दिया उन्होंने चुनाव आयोग में, हम लोगों की जो राजीव की शंकाएं थी बार हम जिसको प्रकट कर रहे थे यहाँ अपने न्यूज पॉइंट में भी और दूसरे कार्यक्रमों में भी, कि ये चुनाव आयोग के जरिए NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी जो काम खुद नहीं कर पा रहे उसको चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, और इसको एक तरीके से स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने।
और वृंदा ग्रोवर जो उपस्थित हुई उन्होंने भी ये बात कही कि ये एनआरसी लागू करने की कोशिश है, आप इसके बाद जो है जिनके नाम हट जाएंगे उसमें सूची में नहीं होंगे, आप उनको उठाकर न्यायाधिकरण के पास भेज देंगे। और ये सवाल पूछा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जिनका मान लीजिए कि अगर 4 करोड़ आपने 8 करोड़ के आए और उसमें से 3 करोड़ नाम जो थे वो सूची में से बाहर हो गए, तो आप क्या सबको मौका देंगे सुनवाई का? और ये भी पूछा गया कि ठीक है भाई आपने किसी का नाम अलग कर दिया, ठीक है आपने अलग कर दिया, अब वो उसको साबित करने के लिए आप समय देंगे? इस पर चुनाव ने कहा कि हाँ समय देंगे। उन्होंने कहा तो क्या 6 महीने का समय जो है वो मिलेगा उसको? फिर इसका मतलब आपने जिसको उससे अलग कर दिया उसका मताधिकार आपने छीन लिया और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएगा। ये सवाल भी आया। तो यानी चुनाव आयोग से सवाल जो पूछे सुप्रीम कोर्ट ने वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया राजीव जी उसमें स्पष्ट भी किया कि चूंकि याचिकाकर्ता जो गए थे उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसमें इसके लगा दीजिए। और शुरुआत में जब गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने अपनी बात अपना शुरू की, उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्या चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं? उनका कि नहीं, हम चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं, इस प्रक्रिया को भी हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया को अपनाने के लिए मानदंड अपनाए जा रहे हैं हम उसको चुनौती दे रहे हैं। कि यानी आपको जो अधिकार नहीं है आप वो अधिकार अपनाकर ये प्रक्रिया पूरी करने चाहते हैं, हम इसको चुनौती दे रहे हैं। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि भाई जब कहा भी उन्होंने कि वकील साहब ने किया कि हमारा अपना अधिकार है, उनका बिल्कुल ठीक है आपका अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अधिकार से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, ये साफ तौर पे कर दिया गया। अब जो आदेश है वो साफ तौर पे ये है कि 28 जुलाई को आप जब आएंगे, पहले तो आपको 1 सप्ताह के अंदर यानी 21 जुलाई तक आपको काउंटर एफिडेविट देना है चुनाव आयोग को, पहली चीज। दूसरी चीज है कि 28 जुलाई तक ये कोई भी आप इसको नहीं करेंगे, जो मसौदा है उसको आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसको ड्राफ्ट आप तैयार नहीं करेंगे उसको लेकर। और चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि 1 अगस्त है इसलिए हम इसको इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं आदेश में, क्योंकि 1 अगस्त को आप कह रहे हैं उससे पहले आप नहीं करेंगे, ये आप खुद कह रहे हैं यहाँ सुप्रीम में खड़े होकर के, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आ गई। तो यानी बहुत सारी चीजें बन गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर आधार को शामिल नहीं करते हैं तो आपको ये कारण बताना होगा कि आधार को आप इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात इस आदेश में है। यानी 28 जुलाई को जब चुनाव आयोग आएगा तो उसके बताना पड़ेगा कि आधार को वो शामिल क्यों नहीं कर रहा है, और बाकी जो 11 दस्तावेज हैं उनको अगर वो शामिल कर रहा है तो इनमें नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है और नागरिकता आपको जांचने का अधिकार नहीं है। तो यानी एकदम बिल्कुल लाइन स्पष्ट कर दी है राजीव जी। 28 जुलाई को मुझे लगता है सुनवाई होगी, उसमें चुनाव आयोग को ये साफ साफ कहा जाएगा, क्योंकि आज ये वैकेशन बेंच थी तो वैकेशन बेंच ने अपने जो उसकी एक सीमा होती है उसके अंदर जाकर ये आदेश दे दिया। अब जो 28 जुलाई को सुनवाई होगी जो फुल बेंच के सामने होगी उसमें साफ तौर पर ये होगा कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। और जैसा कि आज कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर आपको ये करना ही है मतदाता सूची का पुनरीक्षण तो आप पूरे देश भर में कीजिए, एक साथ कीजिए पूरे देश भर में, सिर्फ बिहार में क्यों? और जब चुनाव का इतना कम समय रह गया है उससे पहले आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के सवाल थे। याचिकाकर्ताओं की तो अपनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा कि भाई आप इसको अभी क्यों कर रहे हैं जबकि 6 महीने से कम का भी समय रह गया है। तो बहुत सारे सवालों में चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आया। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है राजीव जी कि आज चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पड़ा है। जिस तरीके से सवाल पूछे गए और जो आदेश आया है वो निश्चित तौर पर करारा तमाचा, ये तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है तो संविधान से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। ये एक चीज तो राजीव जी तय होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा पंकज जी, और आपसे बहुत सारी बातें हम लोग रख चुके हैं, आपकी टिप्पणी। जैसा अमिलेंदु जी कह रहे थे, चूंकि ये जो पूरा केस है जो इसमें रिट पिटीशन है, उस रिट पिटीशन का बेसिकली चीज यही है कि यदि चुनाव एक संवैधानिक संस्था है तो उसके कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है। बेसिकली सुनवाई उसी पे आज जो कंप्लीटली हुई थी। और जैसे प्रशांत भाई कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट को आज आदेश देना था, बेसिकली आज का आदेश नहीं है। देखिए जिस केस में लास्ट में लिखा है नाउ रिट्स आर डिस्पोज्ड, वो फाइनल आदेश होता है। अभी डिस्पोज नहीं हुई, 28 तारीख को डिस्पोज अप होगी। एडवाइस हर समय कोर्ट इसलिए देता है कि आप ये सब करें तो कम से कम आपकी बेइज्जती कम होगी, यानी हम इसको आदेश देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को इसलिए चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, चुनाव आयोग की जो सीमाएं हैं और जो अधिकार हैं
उसको संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है वो इसी चीज की है कि आपकी क्या सीमाएं हैं। जैसा बताया कि अमलेंदु जी ने भी बताया कि आप लोगों को समय ही नहीं दे रहे हैं कि नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए यदि उसका नाम नहीं आ रहा है तो वो अपील कर सके, उसके बाद समय ही नहीं होगा। दूसरी चीज की आपको पूरे देश में क्यों नहीं करना पड़ रहा है ये। तीसरी चीज की ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपने बोले, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट संविधान में कहां पे निहित है कि यही दस्तावेज आप देंगे तभी आप नागरिक होंगे या तभी आप मतदाता होंगे। बहुत स्पष्ट है, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप मतदाता हो सकते हैं, पहली शर्त है। संविधान के अनुसार नागरिकता तय करने के जो जो दस्तावेज हैं उसकी लिस्ट अलग है। आपने एक अध्यादेश में अधिसूचित किया हुआ है कि जो यूनिक आईडी है, जो आपकी अनूठी पहचान है, वो आपकी भारत की नागरिकता का दस्तावेज है। अब आप उसको कैसे मना कर देंगे? तो ये जो पूरी लड़ाई है संविधान में निहित एक संस्था के अधिकार और कर्तव्य को तय करने वाली होगी। और मुझे लगता है कि ये जो यदि ये डिसीजन जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, इतनी क्लियर कट गाइडलाइन आएगी कि शायद आगे से चुनाव आयोग इस प्रकार के मनमाने डिसीजन लेने से पहले सोचेगा, क्योंकि जैसा मुझे भरोसा है, क्योंकि स्पेशली जो ये बंगाल से जो जस्टिस साहब है बाकी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक्सपर्ट है, इनकी एक्सपर्टाइज संविधान से है। और इस संविधान की एक्सपर्टाइज के कारण जो मुझे उम्मीद है कि जो विस्तार से डिसीजन आएगा, इसके अंदर चुनाव आयोग के अधिकार, कर्तव्य, सीमाएं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होगी। और यदि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने आज एडवाइस दिया है 3 दस्तावेज के लिए, तो मान लीजिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर, वुड बी द पार्ट ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि चुनाव आयोग को उसको नकारने का कोई दस्तावेज, आप कोई कारण नहीं बता सकते। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि इस मसले पे अब चूंकि ये एडवाइस है, लेकिन बात तो सुप्रीम कोर्ट से निकली है, जिस पर यहाँ साफ साफ राशन कार्ड पे चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि राशन कार्ड को छोड़िए, लेकिन 2 दस्तावेज, जो एक आधार कार्ड है और दूसरा एपिक है, इसके बारे में उसने मना नहीं किया। और अब सप्ताह भर में इनको ये भी बताना है कि हमने इसको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, ये भी हलफनामा में ये भी देना होगा। इसलिए यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा माना जाए, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ मुंह की खानी, और अगर इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो बात आएगी बीजेपी की भी, बात आएगी एनडीए की भी। देखिए राजू जी, इलेक्शन कमीशन की अब प्रतिष्ठा क्या है, वो चंडीगढ़ का केस अभी सबको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सबको याद होगी। तो इसलिए मन में आशंका है कि एडवाइस देने से काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर तरीके से आदेश देना होगा, गाइडलाइन सुनिश्चित करनी होगी। कौन होता है चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला, इसलिए ज्यादा जरूरी। और ये तो बहुत, मैं समझता हूं कि ये तो संविधान से जुड़ा हुआ मसला है कि साहब चुनाव आयोग नागरिकता तय करेगा, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ वोटर लिस्ट तक मामला सीमित नहीं है, ये दिख रहा होगा लोगों को कि नहीं साहब ये वोटर लिस्ट तक मामला सीमित है, ये असल में राजनीतिक आजादी को, वोटिंग राइट को छीनने का मामला है और पूरे चुनाव को प्रभावित करने के मामले से जुड़ा हुआ है। तो आप एक तरफ तो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, अब मैं कमजोर ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और ज्यादा नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान को ताक पर रख करके ये हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का रक्षक है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और हम लोग बतौर नागरिक ये डिमांड करते हैं, अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निवेदन वाली भाषा में नहीं, क्योंकि संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है।
भारत का संविधान आपको ये जिम्मेदारी देता है। उस वक्त बहुत सख्त लहजे में आदेश देने की जरूरत है। ये 7 दिन के भीतर क्या होगा इसको जरा देखने की जरूरत है। वो आशंका मेरी वहीं से है, वो चंडीगढ़ वाले मामले से, इसलिए इससे काम नहीं चलेगा। और ये लड़ाई तो असल में, मैं क्यों इसको बार बार कहता हूं कि ये दूसरे आजादी की लड़ाई है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था, और उनकी बड़ी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीतिक लोकतंत्र फेल हो जाए, कहीं संविधान को ही ना खत्म कर दिया जाए। मैंने अभी फिर पढ़ा उस भाषण को। वो कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को अगर लोगों का लोकतंत्र न करके केवल लोगों के लिए कर दिया गया तो संविधान फेल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, ये लोगों का लोकतंत्र है, सिर्फ लोगों के लिए नहीं है कि आप 5 किलो राशन थमा देंगे और कुछ नकदी थमा देंगे और साहब हो गया लोकतंत्र। ये प्रहसन है, ये नौटंकी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र लोगों का होता है, वो मजबूती चाहिए। तो लोगों ने कल सड़क पर उतर करके ये बता दिया कि हमारा लोकतंत्र और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मैं चुनाव आयोग को तो ला ही नहीं रहा हूं। चुनाव आयोग जो खुल्लम खुल्ला कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। वो तो बेशर्मी की हद तक जाकर के ये कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते तो महाराष्ट्र में सवाल नहीं होते, बिहार में जो आप कर रहे हैं वो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। तो इसलिए जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो है सुप्रीम कोर्ट, और हम लोगों की ये बहुत विनम्रता पूर्वक अपील है, क्योंकि जो हमारा काम है, जो हम चाहते हैं कि ये देश कैसे संवैधानिक रास्ते पर चले, हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र कैसा होता है। एक गरीब और अशिक्षित देश भी कैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में तब्दील होता है, ये भारत ने दिखाया है। ये न रविकांत जी की आवाज़ चली गई, वीडियो शायद डाउन हो गया है। लेकिन प्रशांत जी मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही जी प्रशांत जी, आपकी टिप्पणी। जी नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, डायरेक्टिव नहीं दिया है। अगर रविकांत जी आ गए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी रविकांत जी आपकी आवाज़ जी। किया है, सुझाव दिया, डायरेक्टिव नहीं दिया। सुझाव माने कोई ना माने जी। और सुझाव को मानना होता तो वही राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के वकील है कह देते कि योर लॉर्डशिप थैंक यू वेरी मच, वी विल कंसीडर दैट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अमलेंदु जी, इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए। जी, जोड़ना ज्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यही है कि जो आज 3 सवाल जो पूछे खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने, उन तीनों सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, और जो उनको काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है उसमें उन तीनों सवालों के जवाब भी होने चाहिए। जो काउंटर एफिडेविट है, वो 3 सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो तीनों सवाल जो है वो उनके पास उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास अभी तक तो नहीं था, क्योंकि जो जिस तरीके से दिया गया उनकी तरफ से वो साफ तौर पर था कि उनके पास इसके जवाब नहीं है। ये देखने के आया बिल्कुल साफ तौर पे। तो ये अगर 3 सवालों के जवाब नहीं है तो आगे मुकदमा जो चल रहा है, सुनवाई तो होनी है 28 जुलाई को, ये तो तय है, और 28 जुलाई को सुनवाई होनी है, और 1 अगस्त से पहले इसका आदेश भी आना होगा मुझे लगता है। और अगर 1 अगस्त तक नहीं भी आएगा आदेश, अगर और भी आगे खिंचती है सुनवाई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हाथ बांधे हुए हैं, क्योंकि खुद कह चुके हैं कि चुनाव आयोग के वकील जो है साहब इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और कोई भी अगर नाम काटा जाएगा तो उस नाम जिसका काटा जाएगा उसको बिना नोटिस दिए नहीं काटा जाएगा। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा, अगर 3 करोड़ नाम कट रहे हैं तो क्या आप 3 करोड़ नाम काट देंगे एक तरीके से? तो ये सारे सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग को देने ही देने हैं।
अब जो प्रशांत जी की आशंका है, वो आशंका पे एकदम जायज है राजीव जी, कि नाम कटने की तो बात ठीक है, 3 करोड़ का नाम कटो, 3 करोड़ लोग हल्ला मचाएंगे, लेकिन जो चोरी छिपे जो अब तक बताया गया कि साहब 60% जो है वो जमा कर लिए गए फॉर्म, तो क्या आपने 5 करोड़ या 3 करोड़ जो है फॉर्म आपने फर्जी जमा कर लिए, उनकी जांच कैसे होगी? जो 3 करोड़ फर्जी आपने जो जमा कर लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी करेंगे वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट जो है, मुझे लगता है याचिकाकर्ता जो गए उनको ये मांग रखनी चाहिए 28 जुलाई को, कि जो भी आप सूची जारी करेंगे वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में आप पार्कियों को देंगे, और जो पार्कियां उसका करती हैं निरीक्षण वो करना होगा पार्कियों को, और किसने क्या क्या दस्तावेज दिए ये आपको बताना होगा। चूंकि योगेंद्र यादव ने राजीव जी चुनौती दी चुनाव आयोग को, उसको लगभग 72 घंटे होने को जा रहे हैं कि भाई आपने जो डाटा अपलोड किया है, हम आपको चुनौती देते हैं कि वो डाटा सार्वजनिक कीजिए, और हम उसकी फैक्ट चेक करते हैं कि आपने किया वो दस्तावेज क्या क्या लगाए गए हैं इसमें, वो दस्तावेज नहीं है इसमें। तो ये चुनौती चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया अभी तक, और चुनाव आयोग ये स्वीकार करेगा भी नहीं। तो यहाँ मुख्य घपला जो वो ये है कि चुनाव आयोग फर्जी नाम जो बनाएगा उसकी जांच कैसे होगी, नाम जो कटने से चलिए रोक दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे लोग पहुंच गए, लेकिन जो फर्जी नाम जुड़ेंगे उसको कैसे रोका जाएगा? तो ये याचिकाकर्ता जो गए उनको 28 जुलाई को इस पर भी बहस में इसको लेकर आना चाहिए कि साहब उनकी मंशा ठीक नहीं है, ये फर्जी नाम भी जोड़ रहे हैं, तो इस पर कैसे रोक लगे, ये बात चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि ये बात यहाँ होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा और जो दलीलें पेश की गई, जरा प्रोफेसर साहब आ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी आप अपनी बात खत्म कीजिए, आपका वीडियो रुक गया था। जी राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र के रक्षा और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, और हम सबकी बहुत विनम्र अपील है, जिन लोगों ने PIL दाखिल किए हैं वो तो हैं ही, एक हम लोगों की भी अपील है कि बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्हें आदेश पारित करना चाहिए, सिर्फ एडवाइस नहीं। बिहार में पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, हार जीत किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो वोटर जहां वोट कर रहा है, जिसको कर रहा है, वो उसको कम से कम विश्वास रहे, और जो फर्जी वोटर जो महाराष्ट्र में खेल हुआ था ये दोहराया ना जाए, ये भी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए। अदरवाइज ये लोकतंत्र और संविधान को हम लोग नहीं बचा पाएंगे, और ये ऐसे नहीं खैरात में नहीं मिल गया, ये इसमें 90 साल का वो स्वाधीनता आंदोलन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर के कितने लोग बलिदान हुए, ये हमें याद करना पड़ेगा ना कि हमारा क्या इतिहास रहा है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी, और हम सब की इसीलिए विनम्र अपील है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक सख्त आदेश होना चाहिए, और ये नजीर बने आने वाले चुनावों के लिए, वरना आज आप यहाँ करें कल को फिर कहीं और शुरू कर देंगे, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ या जो भी इस मसले पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, दायरा से बाहर जाकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो आज कह रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो इस पर एक फैसला आना चाहिए। 28 तारीख का इंतज़ार है, और आज जो ऑर्डर है उसको भी किसी न किसी उस फैसले की तरफ जाते हुए हम लोग देखना चाहेंगे, देखेंगे भी, देख भी रहे हैं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत जी, पंकज जी और अमरेंदु उपाध्याय जी, साथ में उधर पटना से जुड़े थे हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जी, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों आप सबका। देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ बने हुए हैं, श्री किरंजे साहब बने हुए हैं, संजीव सैनी जी हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, हबीब खान हैं, AK बने हुए हैं, और राधे श्याम प्रधान जी लिख रहे हैं आज हम लोग मानव जीवन में हैं